तो हमारा फैशिया के बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि फैशिया जो है वो मीन्स हाँ, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। कोई भी दो चीज़, कोई भी आपके बॉडी में कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में अटैच होंगी तो वो फैशिया के थ्रू होंगी अटैच। फॉर एग्जाम्पल एक नर्व और दूसरी नर्व, एक नर्वस सिस्टम की एक नर्व और एक दूसरी नर्व, अगर ये दोनों अटैच होंगी आपस में तो वो फैशियस से अटैच होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये नर्व और ये नर्व, नंगा तार, इलेक्ट्रिसिटी है ना नर्वस सिस्टम में, ये नंगा तार और ये नंगा तार आपस में मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? नहीं, तो वो फैशियस से कनेक्टेड होंगे। हर चीज़, कोई भी चीज़ आपकी ज्वाइंट होगी तो वो फैशियस से होगी। जी, यस, शीथ, ये कह रहे हैं क्या फैशिया जो है वो शीथ है? यस, शीथ है। आप इसको शीथ कह लो, मैं इसको शीट कह लूं, खाली शीट, राइट। मैं इसको ग्लू कह लूं, है नहीं, चिपकन। दो चीज़ों को जब भी कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में, कोई भी चीज़ कहीं भी जुड़ेगी, कोई भी चीज़, तो वो फैशिया से जुड़ेगी, बिना फैशिया के नहीं जुड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल। इसको लिख लीजिए, जैसे भी लिखें आप, 2 मिनट में जल्दी से, फटाफट। जी जी, माइलिन शीथ। अभी आप देखो, हम लोगों ने बात करी थी ना एक पता करने की कि मीन्स अगर कोई वर्ड हमको नहीं आता तो हमें कैसे उसको, डिवाइड एंड रूल। आप पता करो इसको, देखो शीथ तो हमें समझ में आ रहा है, शीथ तो शीथ है, शीथ है, शीट है नहीं, वो आपका ग्लू भी हो सकता है, राइट। माइलिन क्या चीज़ है? माइलिन को तोड़ो ज़रा। समझ में आ रहा है ना हमको कुछ? हाँ, ऐसी शीथ जो हमारी मसल के ऊपर लगी हुई है। समझ में आ गया? डिवाइड एंड रूल, सिंपल। अगर ये ऐसा होता ऑस्टियोशीथ, ओके, नेफ्रोशीथ, नेफ्रॉन कहते हैं किडनी के सेल को, ओके, तो किडनी की शीथ। आप देखो कितना आसान है, तोड़ दो। डिवाइड एंड रूल में भी नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, तोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा तो अब क्या है? इसका मिनिमम तो कुछ नहीं है ना, राइट। तो माइलिन शीथ इज दैट शीथ विच सराउंड्स योर होल ऑफ द मसल या फाइबर ऑफ ए मसल, ठीक है नहीं। अब ये जो फैशिया है, ये फैशिया के नाम से भी पुकारा जाएगा, कहीं कहीं वो शीथ के नाम से ही पुकारा जाएगा खाली। अब वो अलग अलग मैटर, मीन्स जैसा साइंटिस्टों ने इसको रख दिया। कोई ये कहे कि इंडिया का नाम इंडिया क्यों रखा गया है, इंडिया का नाम इंग्लैंड होना चाहिए था। तो अब ये क्वेश्चन अपने आप में जो है वो इल्लीगल क्वेश्चन है, इलॉजिकल क्वेश्चन है नहीं। तो किसी ने, जैसा साइंटिस्टों में मशहूर हो गया, जैसा पॉपुलेशन में मशहूर हो गया, अब वो उसी नाम से हम उसको पुकारने लगे। अदरवाइज माइलिन शीथ इज ए माइलिन फैशिया। माइलिन, माइलिन, ओके फाइन। तो ये इस तरीके की कोई भी शीथ आपको समझ में आए तो आप उस पर मोर देन 80% तो आप फट से अंदाजा लगा लो कि दैट इज ए फैशिया, ठीक है नहीं। अब वो फैशिया क्या काम कर रही है? तो उसका एक प्राइमरी काम है जोड़ के रखना, राइट। अब ये और भी बहुत सारे काम करती है। पहले तो इसको शीथ को जो है वो साइंटिस्ट, अब से 40 साल 50 साल पहले तक शीथ को जो है वो मतलब एक फालतू की चीज़ समझते थे। जैसे आज की डेट में जो है वो अपेंडिक्स को फालतू की चीज़ समझा जाता है, लेकिन कोई चीज़ फालतू है नहीं। आप फालतू मत बोलो उसको। मैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी ये सर्जन्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं,
जो या रिसर्च कर रहे हैं, जेनेटिक्स के लोग हैं, वो कहते हैं फालतू एक ऑर्गन है। मैं कहा फालतू मत बोलो, ये बोलो अच्छा इंसान की कमज़ोरी है, मेरी भी कमज़ोरी है, आपकी भी कमज़ोरी है कि हम अपनी मीन्स लैक ऑफ नॉलेज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं उनसे कहता हूँ आप ये एक्सेप्ट करो कि आपको आज तक पता नहीं चल पाया अपेंडिक्स है क्या, काम क्या कर रही है, तो आप उसको फालतू बोले दे रहे हो। अगर फालतू होती तो होती नहीं, वो फालतू तो कोई चीज़ नहीं है। नेचर ने जितनी भी चीज़ें बनाई है, नेचर ने, इंसान की बनाई हुई बात नहीं हो रही, नेचर की जितनी भी चीज़ें वो फालतू तो नहीं है। हाँ ये बोलो आपको, मुझे नहीं आता, आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता। जैसे हमें फैशिया के बारे में अभी तक नहीं आता था तो नहीं आता था, कोई बात नहीं, हो सकता है कल को अपेंडिक्स के बारे में कुछ पता चल जाए, इज़न्ट इट? ओके फाइन। तो ये फैशिया जो है वो और बहुत सारे काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फैशिया जो है वो चूंकि आपके सिर से लेकर के और पैरों के नीचे तक पूरी बॉडी में दो ही चीज़ें हैं जो जोड़ के रखे हुए हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जोड़ के रखे हुए हैं। दो चीज़ें हैं जो पूरी बॉडी में जोड़ करके रखे हुए हैं, सिर से लेकर पैर तक। एक तो है फैशिया, दूसरी जी टेंडन लिगामेंट भी हैं जोड़ के रखे हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, ये तो छोटे छोटे हैं। और क्या है एक चीज जी, स्किन। अबे बगैर स्किन के तो बिखर जाओगे, ऐसे फैल जाओगे सबके सब। अभी कोई हो जाए बगैर स्किन के तो अभी भाग जाओगे आप लोग, भूत आ गया है ना। ओके फाइन। तो एक तो हमारा फैशिया जो है वो है, और एक हमारी ओवरऑल फिर एक और कवरिंग है हमारे पास, फिर वो सबको चिपका के और सबको समेट करके रखे हुए एक जगह, राइट। ओके हमारा फैशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है फैशिया। तो सर से लेके पैर तक है ना, हर जगह है। जहां भी कोई चीज जुड़ेगी तो वो फैशिया से जुड़ेगी। स्किन और फैट आपस में जुड़ेंगे तो फैशिया से जुड़ेंगे, फैट और मसल आपस में जुड़ेंगे तो फैशिया से जुड़ेंगे, मसल के अंदर के फाइबर्स आपस में जुड़ेंगे तो फैशिया से जुड़ेंगे। कल हम लोगों ने देखे थे। हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? क्या चीज? वो पेरियोस्टियम है, वो तो बोन से रिलेटेड है ना। अभी फैशिया किसी से रिलेटेड नहीं है, ये तो सेपरेट ऑर्गन है। लेकिन ये मसल, अब ये मसल को चिपकाएगी ना अपने साथ, मसल चिपकेगी इसके साथ, तो मसल डायरेक्ट पेरियोस्टियम में नहीं चिपकेगी, मसल के बीच में और बोन के बीच में जो है वो फैशिया रहेगी एक, राइट। फैशिया लेकिन स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, फैशिया जो है वो मस्कुलर सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है, फैशिया कहीं का भी हिस्सा नहीं है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हैं ना, जैसे लीगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट कर रही है, टेंडन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। गेटिंग द पॉइंट? ओके। तो फैशिया चूंकि हर चीज जोड़ रही है, आपकी माइन्यूट से माइन्यूट चीज और लार्ज से लार्ज चीज, मींस पूरी स्किन को, भाई स्किन के नीचे फौरन फैट है ना, स्किन के फौरन नीचे फैट है, राइट। ये स्किन डायरेक्टली फैट से अटैच्ड नहीं है, फैशिया बीच में घुसा हुआ है उसमें, पूरी बॉडी में ऐसे ही चल रहा है। कोई भी दो चीजें आपस में मिलेंगी, चाहे वो एक ही ग्रुप की हो, चाहे वो मसल तो एक ही है, कल वो हमने देखा था वो चूहा, वो सब माइलिन, उसके जो फाइबर्स है वो भी माइलिन शीथ में लगे हुए हैं, वो भी फैशिया से ही चिपके हुए हैं सब आपस में, राइट। इस वजह से चूंकि सिर से लेके पैर तक जो है वो ये पूरा ग्लू पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए, फिर जब ये अंदर से पूरी तरह से चिपक गया है तो फिर ऊपर से स्किन ने उसको बिस्तरबंद की तरह बांध दिया है। स्किन ने पूरी तरीके से ऊपर से बांध दिया है। आप देखो ना, कहीं हिस्सा लग जाता है तो आपको, या फट जाता है एक्सीडेंट में किसी का हाथ वाथ, तो आपको दिखाई देता है ना, या पेट वेट फट जाता है तो आपको दिखता है ना, फिर कैसे ऑर्गन्स उसके फैल जाते हैं और कैसा ऑर्गन सारे दिखाई देते हैं हमको, आपको, राइट। तो हमारा ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, और लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन। आप देखो ना, पूरे सिर से लेके पैर तक जितने फिट का आदमी, जितने एरिया का आदमी, उतने एरिया की स्किन, उससे कम एरिया का सेकंड नंबर पे फैशिया। लिख लीजिए आप जल्दी से, 2 मिनट में कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। इज ऑल्सो ए कनेक्टिव, जो जोड़ के रख दे आपको, वो दैट इज ए कनेक्टिव टिश्यू।
लेयर लेयर है, दैट इज अ फैशिया, दैट इज अ फैशिया। ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए आप लोग बस। बॉडी में खाल के अंदर से जितनी चीजें भी जुड़ेंगी सब फैशिया से जुड़ेंगी। ऑल थिंग्स विच गेट्स टुगेदर, दैट गेट टुगेदर जो है वो विल बी डन बाई फैशिया ओनली एंड ओनली एंड ओनली। उसके अलावा कोई दूसरी कनेक्टिव टिश्यू आपके पास नहीं। हड्डी टू हड्डी इज ए लिगामेंट, राइट, वो एक अलग चीज़ है। माँ टू बच्चा इज ए लिगामेंट, वो एक अलग चीज़ है। वो भी है कनेक्टिव टिश्यू है, छोटे छोटे से। मसल टू बोन टेंडन इज ए कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन वो छोटे छोटे लोकल एरिया को पकड़ के रखे हुए हैं ताकि लोकल पता चला साहब हम लोकल स्किन भी सही है, फैशिया भी सही है, लेकिन यहाँ डिसलोकेशन हो गया, हो जाता है डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन हो गया, क्या हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, वो कनेक्टिव टिश्यू अपना फंक्शन नहीं कर पाए किसी भी एब्रप्ट फोर्स की वजह से, कुछ भी XYZ। ओके, तो ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा फैशिया। हमारा फैशिया जो है वो सिंगल पीस दिखाई देता है, बहुत बारीक सी झिल्ली होती है। कल मैंने आपको दिखाया था ना, है ना, बारीक सी झिल्ली होती है, राइट, लेकिन वो बारीक सी झिल्ली कई लेयर्स में होती है। अब ये जब हम माइक्रोस्कोप से लगा के देखेंगे हमको तब वो झिल्लियां नजर आती हैं उसकी, झिल्ली पे झिल्ली पे झिल्ली पे झिल्ली पे झिल्ली, 4-5 लेयर्स एक साथ, राइट। तो दिखती लेकिन एक ही झिल्ली है वो। जैसे मैं कल उठा रहा था, बार बार उठा उठा के दिखा रहा था, तो आपको एक ही झिल्ली दिख रही थी। वो दैट वाज नॉट ओनली वन झिल्ली, दैट वाज मेड अप ऑफ विद दी, जिसको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो टेक्नोलॉजी सुना ना हम लोगों ने, नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स से बनी हुई है। मीन्स नैनो पार्टिकल्स कहते हैं जो मीन्स एटम से भी छोटे होते हैं, वो नैनो है, राइट। तो वो नैनो पार्टिकल से बनी हुई है, वो सिर्फ सेल से नहीं बनी है खाली, वो नैनो पार्टिकल से बनी हुई है। और वो इतनी कई सारी लेयर्स हैं, और वो सारी लेयर्स आपस में, वो सारी लेयर्स आपस में जो है वो एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। अच्छा, ये एक लेयर और एक लेयर ये आपस में चिपकी है, ये किससे चिपकी है? हाँ, अंदाजा लगाइए। बुरसा सैक्स, ओके फाइन, और लगाइए अंदाजा। आप जितना ज़्यादा खुद दिमाग दौड़ाएंगे आप उतना ज़्यादा सीख जाएंगे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि चार लेयर्स हैं, ठीक है नहीं? एक शीथ में, एक फैशिया में 4 शीट्स हैं, राइट। ये एक लेयर है, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये भी फैशिया की लेयर है, ये भी फैशिया की लेयर है। ये 2 फैशिया की लेयर जब आपस में चिपकेंगी, चिपकी हुई है ना वो, जो हमको एक ही दिखाई दे रही है, तो ये 2 जब आपस में चिपकेंगी तो ये फिर किससे चिपकेंगी? अच्छा, इन प्रिंसिपल तो हमने सीखा है ना कि फैशिया ही चिपकाता है, तो इन 2 को कौन चिपकाएगा? जी, आपस में डिस्कस करिए, समझने की कोशिश करिए। जी, ओके, दो चीजें अभी हमने क्या प्रिंसिपल समझने की कोशिश की है, फिर से रिवाइज करिए। 2 चीजें बॉडी के अंदर चिपकेंगी तो वो फैशिया से चिपकेंगी। ये खुद फैशिया है इसलिए दोनों चिपकी हुई हैं। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो असल में मैं सवाल पूछता हूं तो कोई सही आंसर देता तो मुझे सुनाई नहीं देता, राइट। ये भी फैशिया शीथ है, ये भी फैशिया शीथ है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगी। हाँ, अब ये 2 जो है ना, ये अब जाहिर सी बात है जब 2 ऑर्गन्स हमारे हिलेंगे डुलेंगे। अच्छा, हिलना डुलना मीन्स अभी आप सो रहे हैं तो नहीं हिले डुले, बहुत माइन्यूट सा हिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उठना शुरू कर देंगे, उठ के बैठेंगे तो अब ज़्यादा हिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप जो है वो टॉयलेट जाएंगे तो और ज़्यादा हिलेंगे, फिर आप कंडीशनिंग के लिए आएंगे तो और ज़्यादा हिलना शुरू हो जाएंगे, फिर वो कंडीशनिंग करेंगे तो और ज़्यादा घर्षण उसके अंदर पैदा हो जाएगा, राइट। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं फ्रिक्शन वाली, राइट, ये चारों लेयर्स ऑफ माइलिन शीथ, ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर
रगड़ खा रही हैं, राइट? अगर ये आपस में रगड़ नहीं खाएंगी और ये अपने को एडजस्ट नहीं करेंगी, ये फैशिया अगर आपस में अपने को नहीं एडजस्ट करेंगी तो जिन दो ऑर्गन्स को इन्होंने चिपका रखा है उनको भी नहीं एडजस्ट कर पाएंगी फिर ये। गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, फैशिया है, ये फैशिया है, ये फैशिया है, ये आपस में चिपकी हुई हैं और ये हिल भी रही हैं, ऐसे जाती है। अब वो उसका जितना एरिया होगा उसके हिसाब से वो करेगी, लेकिन वो करेगी। अच्छा, अब ये करेगी तो ये आपस में इनमें टकराव पैदा हो जाना चाहिए और इनमें मतलब क्या कहेंगे उसको, घिस्सा लग जाना चाहिए। ये आपस में टकराएंगी तो छिल जाएंगी। तो क्या ये सच में छिल जाएंगी? नहीं, कभी नहीं छिली, आज तक तो नहीं छिली, राइट? तो क्यों नहीं छिल रही? क्योंकि इन दो लेयर्स के बीच में कोई लुब्रिकेंट है। इन दो के बीच में भी एक लुब्रिकेंट है, राइट? आप बात समझ रहे हैं यहां तक? राइट। उस लुब्रिकेंट का नाम मैं लिख देता हूं, हाया। क्या है ये? हाया। लू, हाया लू। पड़ोस वाले को बोलो हाय उल्लू, पड़ोस वाले को बोलो हाय उल्लू, हाय उल्लू, हाय उल्लू। ओके फाइन, हाय उल्लू। हाय उल्लू रो, राइट। हाय उल्लू, हाय उल्लू, हाय उल्लू, ऐसा करके करते करते, है ना? आपके कमरे में जब कोई सो जाए तो उसको देखते हुए कहते रहना हाय उल्लू, हाय उल्लू, हाय उल्लू, तो ऐसे याद हो जाएगा फिर, है ना? हाय उल्लू रोनन, हाय उल्लू रोनन। हाय उल्लू क्यों रो रहे? हाय उल्लू क्यों रो रहे? नानी की याद आती क्या? हाय उल्लू रोनन, याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, अब भूलोगे नहीं, राइट? इट इज दैट लुब्रिकेंट, दिस इज द नेम ऑफ दैट लुब्रिकेंट विच इज प्रेजेंट इन फैशिया, हाइलुरोनिन। ये मल्टीपल लेयर्स के बीच में ये मौजूद है। जी हैं? क्या चीज? क्या बोल दूं? हाय उल्लू क्यों रो रहे हो? नानी की याद आ रही है क्या? मल्टीपल लेयर्स के बीच में ये लुब्रिकेंट है। इसको आप लोग कैसे लिखोगे मुझे नहीं पता, लिख लो लेकिन। ठीक है नहीं? राइट। अब हमको दूसरे की कॉपी देख के मत लिखो। अगर आप दूसरे की कॉपी देख के लिखोगे तो आप यकीन जानना आप नहीं सीख पाओगे, वो पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने पॉइंट से लिखा है, अपने तरीके से लिखा है। आप अपने तरीके से लिखो। हर इंसान अपने आप में यूनिक एक इंडिविजुअल है। जल्दी लिखिए, लेकिन 2 मिनट का टाइम बहुत कम होता है। ओके फाइन। अभी हमको लगता है कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और वो एक झिल्ली नहीं है, एक शीट नहीं है, मल्टीपल लेयर्स हैं, उनमें जो है वो इतने बहुत सारे उल्लू बैठे हुए हैं सब, तो ये तो बहुत क्वांटिटी में होंगे फिर तो। नहीं, बहुत क्वांटिटी में नहीं होते ये। एक 70 केजी का ह्यूमन बीइंग, 70 केजी का ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर मैक्सिमम अगर प्रोडक्शन होगा इस हाय उल्लू का तो वो 15 ग्राम होगा बस, पूरी बॉडी में 15 ग्राम।
क्या चीज़? अब वो ठीक है, तो आपको मैं सेशनल आपको होमवर्क दिए देता हूँ कि 70 kg का 15 ग्राम कितना % हुआ, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते रहना। 60 kg, 55 kg, 52 kg, है ना? अरे भाई जाहिर सी बात है, मैं तो एक एग्जाम्पल ली आपसे बस में। जी कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था पीछे? नहीं, ओके फाइन जी। सर, ये लुब्रिकेंट बना किस चीज़ से है? मैं इतनी बहुत सारी चीज़ें रट के नहीं आता हूँ। ल्यूब्रिसिन नाम का एक एलिमेंट है, एक केमिकल है जिससे ये हाई उल्लू बना है। ल्यूब्रिसिन नाम का, राइट। ये ल्यूब्रिसिन जो है वो लुब्रिकेंट से ही है। कैंट में से उन्होंने चींटी हटा दी और इन घुसेड़ दिया, है नहीं? लुब्रिकेंट से, जी आइए, लुब्रिकेंट से उन्होंने जो है वो चींटी हटा के, एंट हटा के इन लगा दिया, लुब्रिसिन, दैट इज लुब्रिसिन। ओके फाइन। तो हमारे पास जो है वो शीत 15 ग्राम सिर्फ लिए हुए है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। यहां तक बात क्लियर हो रही है हमें आपको? ओके फाइन, राइट। हमारे पूरे दिन में पूरा इस्तेमाल होती है, लेकिन कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जब इस्तेमाल होती है तो वो उसमें घिस्से लगते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वियरिंग एंड टीयरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वियरिंग एंड टीयरिंग बोलते हैं। मसल्स आपस में जब उसके फाइबर्स ऐसा फ्रिक्शन करते हैं तो उसमें बहुत लुब्रिकेंट है, बहुत फैशिया है, सब कुछ है, लेकिन इवन देन फिर भी वो फाइबर्स चूंकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो टकराते हुए, जब तेज़ स्पीड से टकराते हैं, बहुत देर तक टकराते हैं, जो कि हम लोग करते हैं उनको, तो उसमें कुछ वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है। प्लस आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है। जैसे आप भागते भागते आपको जलन महसूस होने लगती है थाइज में, तो आपको जो है वो लैक्टिक एसिड है, एसिड जलन पैदा कर देता है, राइट। वो भी वियरिंग एंड टीयरिंग कर देता है। आपकी एक्टिविटी भी वियरिंग एंड टीयरिंग कर देती है, राइट। इसी तरीके से तो वो उसमें वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाता है। हमारे ये जो उल्लू साहब हैं, हाई उल्लू, यानी इसमें भी जो है वो वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है। भाई लगातार हिल रहा है ना वो आपके साथ, आपको प्रोडक्शन दिए हुए है, लेकिन अपने अंदर वियरिंग एंड टीयरिंग कर रहा है। आपकी वियरिंग एंड टीयरिंग नहीं होने दे रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आपको चोट नहीं लगने दे रहा, अपने को चोट लगने दे रहा है, राइट। पूरे दिन में मैक्सिमम जो है वो आप 1/3 ल्यूब्रिसिन या हाइलुरोनिन आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, सिंथेसाइज्ड कर पाते हो या डिग्रेड कर देते हो, वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है। फिर आप प्रॉपर रेस्ट करते हो तो वो 1/3 जो होता है, 15 ग्राम का 1/3 कितना हुआ? 5 ग्राम, राइट। वो 5 ग्राम फिर रीसिंथेसाइज हो जाता है, मतलब दोबारा फिर बन जाता है वो। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। ओके, कुछ लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमने आपने देखा है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू का ही उनका हिस्सा है। मीन्स कुछ लोगों के वो कई वजह से हो सकता है, वो मीन्स हो सकता है कि उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हों, जॉइंट्स के या मसल टू बोन के, राइट, मीन्स लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो साइज़ में थोड़े लंबे हों, मीन्स ज़्यादा ऐसा कर लेते हैं वो। हालांकि वो लिगामेंट्स का लंबा होना कोई हेल्दी पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है हेल्दी पॉइंट? क्योंकि भाई जो ये एक हड्डी है और ये एक हड्डी है, राइट, इन दोनों के बीच में जो है वो एक थोड़ा लंबा लिगामेंट, किसी का बाई बर्थ लिगामेंट लंबा है, तो ये ज़्यादा इधर आ जाएगी ना, और ये ज़्यादा इधर आ जाएगी तो डिसलोकेट हो जाएगी उससे। वैसे तो नहीं होगी नॉर्मल उसमें, लेकिन आपने ज़रा सा भी जर्क मारा तो ये ठक से बाहर हो जाएगी उसके। अच्छा, ये बाहर नहीं आनी चाहिए उसके। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर उसे हाइपर मोबिलिटी बोलते हैं,
मोबिलिटी तो बोलते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। मोबिलिटी मीन्स, लिख लीजिए आप इसको, मोबिलिटी रेंज ऑफ मोशन, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। लिख लिया आपने? ये क्या लिखा है? बिग बॉडी। हैं? बिग बॉडी। अरे क्या लिखा है ये? अच्छा, पढ़ के सुनो। जो फैसिया है वो जो लुब्रिकेंट है हाइलुरोनन, वो पूरे बॉडी फुल बॉडी का 50%। 50%। अच्छा, ये लिखा है। ओके, तो ये हमारी जो मोबिलिटी है इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। आप इसको चाहें अपनी याद के लिए आप यहां लगा लीजिए n, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, अब नॉर्मल तो है नहीं लेकिन हेल्दी है, नॉर्मल तो है नहीं लेकिन हेल्दी है, बहुत बाहर तक आ रहा है, बहुत पीठ मुड़ रही है, राइट? देखे होंगे आपने ऐसे जिम्नास्ट। ओके, वो ट्रेनिंग से भी हो सकते हैं, उनके टेंडेंस की साइज़ भी ज़्यादा हो सकता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने ट्रेन कर लिया है अपने को, इतनी ज़्यादा हो गई है, राइट? तो इसको जो है वो हाइपर मोबिलिटी बोलते हैं, और कभी कभी इसको डबल जॉइंटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल जॉइंटेडनेस। ऐसा लगता है जैसे उनके पास दो जोड़ हैं, एक यहाँ पे जोड़ है और एक यहाँ पे जोड़ है, वो इसलिए वो हाथ उन्होंने ऐसा कर लिया है। बात क्लियर हो रही है ना? है ना? तो इसको हाइपर मोबिलिटी, आपके एनाटॉमी में एक वर्ड आएगा हाइपर। हाइपर मतलब हाँ, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, भाई क्यों हाइपर हो रहे हो यार, है ना? गुस्सा मतलब मीन्स काय को अपना टेम्परेचर बहुत हाई कर लिया तुमने। तो हाइपर इज बहुत ज्यादा, और इसी का अपोजिट होता है नहीं, हाइपो। हाइपो मतलब नॉर्मल से कम, हाइपर मतलब नॉर्मल से ज्यादा। हाइपो मतलब नॉर्मल से कम, हाइपर मतलब नॉर्मल से ज्यादा, राइट? तो हाइपर मोबिलिटी जो है वो डबल जॉइंटेडनेस के नाम से भी पुकारी जाती है। कभी अभी एक रिसर्च स्कॉलर का अभी पीएचडी वाइवा था, है ना? पीएचडी के स्टूडेंट थे, मुझे नहीं पता था, उन्होंने कई साल यहाँ पे गुजारे, मेरे ख्याल से 10 साल गुजारे होंगे डिपार्टमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि सर आपने हमको, जब हम बीपीएड में आए थे तो आपने हमको जो है वो एनाटॉमी पढ़ाई थी, राइट? वो और फिर उसके बाद उन्होंने पैर छुए मेरे, फिर बोले कि सर वो क्लास आपकी जो थी, उस क्लास की वजह से, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इतने टेक्निकल वर्ड्स और इतनी बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन की सीख ली थी कि उस क्लास की वजह से, उसके नोट्स के बेस के ऊपर मैंने जो है वो नेट क्वालिफाई कर लिया था। अच्छा, 10 साल बाद ये सीक्रेट मुझे पता चला, आपसे भी ऐसे ही पता चलेगा 10 साल बाद, राइट? लेकिन है काम की चीज़, अगर आप लोग बने रहेंगे तो, और नहीं बनेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है नहीं? राइट? तो डबल जॉइंटेडनेस, ऐसा लगता है ऐसे लोगों के साथ कि मतलब ये बहुत नॉर्मल सी बात है उनके लिए, जैसे आपको दिखाई दे रही है फिगर में, है ना? तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और डबल जॉइंट, इनके बहुत सारे जॉइंट्स हैं ऐसा लग रहा है हमको, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस कंडीशन को डबल जॉइंटेडनेस, राइट? अच्छा, ये डबल जॉइंटेडनेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, राइट? हर चीज़ का टेस्ट होता है, इंडोरेंस नापने का अपना एक टेस्ट है, स्पीड नापने का अपना एक टेस्ट है। आपने देखा ना, वो स्टॉप वॉच लिए खड़े रहते हैं, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड आ गई, लेकिन वो मीन्स नापने का तरीका है, राइट? इसका तरीका जो है वो एक टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, आप नेट पे भी उसको देख सकते हैं, बेटन टेस्ट। आपको सवाल आ जाता है एग्जाम में कभी कि हाइपर मोबिलिटी को चेक करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो बेटन टेस्ट इज द वैलिड टेस्ट।
डन हो गया इतना? ओके हम लोगों ने यहाँ तक आते आते बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हो गए अब हमारे, और ये लगातार आपके बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर आपने जाकर के इसको रिवाइज नहीं किया, आपस में डिस्कस नहीं किया, तो आप बहुत जल्दी फिर पीछे वाली चीज़ें भूलते जाओगे और आगे वाली पकड़ते जाओगे, और फिर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए एक बात को याद रखिएगा हमेशा, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, राइट। आई डोंट नो आज के ज़माने में डाकू आज के ज़माने में बड़े वैसे हो गए हैं, बड़े तमीज़दार डाकू हो गए हैं। हाँ है ना, ये जितने मीन्स मतलब बहुत तमीज़दार हो गए हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा और किसी को। तो पहले ज़माने के डाकू हमें आपको पता ही है, वो घोड़ों पे चलते थे टकाटक टकाटक और जंगलों में रहते थे, राइट। एक जो है वो काफिला समझते हैं, है ना? हाँ, मतलब ग्रुप में लोग सफ़र कर रहे थे। अच्छा, उस ज़माने में जानवर ही थे बस उनके पास, या पैदल चलते थे या जानवरों पे चलते थे, राइट। तो वो ग्रुप बना के चलते थे। इसको हम लोग बोलते हैं ना कन्वाई लगा दी। गाड़ियों की भी आजकल कन्वाई लगती है। रात में कहीं इलाका वैसा होता है ख़तरे वाला, तो पुलिस जो है एक जगह सबको रोक देती है, 50-60 गाड़ियाँ एक साथ छोड़ती है, तो सब एक साथ चलती है। कन्वाई कहते हैं ना उसको, कन्वाई लगा दिया, राइट। तो वही कैनवॉय होता है, वो कैनवॉय, वो कारवां कहते हैं उसको, ओके। तो उसमें जो है एक कारवां पकड़ लिया उन्होंने, डाकुओं ने, जंगल में से गुजर रहा था, वो कारवां पकड़ लिया उन्होंने। उसमें जो है वो एक बच्चा भी था। वो बच्चे के पास उसकी माँ ने कुछ पैसे जो हैं वो उसके कुछ यहाँ छुपा के रखे थे, कुछ यहाँ छुपा के रखे थे, ऐसे करके। तो उसने पकड़ा, तो उसने कहा कितना है? तो उसने जेब में हाथ डाल के डाकू ने निकाल लिया जो कुछ था। उसने कहा और है क्या? तो उसने कहा हाँ है। तो उसने वो यहाँ से भी दे दिया निकाल के अपने हाथ से। उसने और है? तो उसने हाँ यहाँ से भी दे दिया। उसने 2-3 जगह से निकाल के उसने दे दिए। अब उसको बड़ा हैरत लगी, उसने कहा कि ये बच्चा जो है वो अपने उसके पास सरदार के पास ले गया, राइट। सरदार ने उसको जो है वो कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ वो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आप ही की तरह का स्टूडेंट होगा वो कोई, है नहीं, मैं पढ़ने। अब उस ज़माने में ऐसे ही चलते थे सफ़र में। अभी आप भी आए हो, कारवां से ही आए हो, लेकिन अब बसों में और ट्रेनों में बैठ के आए हो, वो अलग इशू है। अब चलने का तरीका डिफरेंट हो गया बस आपका, राइट। उसने कहा मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो टीचर तो अच्छा है, ओके फाइन, वो सुना है मैंने, ऐसा सरदार बोला उससे। सरदार ने उसको सारे पैसे वापस कर दिए उसके अलावा कहा कि तुम तो कम से कम 15-20 साल के बाद लौटोगे। भैया इतनी आसानी से थोड़ी था उस ज़माने में सफ़र करने का, ऐसा थोड़ी था कि अभी छुट्टी का मौका मिला तो अभी सैटरडे संडे बग गए, सेशनल जाता है तो जाए, जल्दी से आ जाऊँगा। घर पे भी कुछ नहीं करना है, घर पे भी अम्मी की डांट खानी है, सुबह उठा जानवरों की तरह रहता है, यही सब सुनने के लिए जाना है वहाँ, ओके फाइन, वो आशीर्वाद है उनका। एनी हाउ, उन्होंने कहा कि पैसे मतलब तुम्हारे पास कम है और तुम थोड़े से और ले लो। अच्छा, वो सरदार ने उसको थोड़े और पैसे दिए, उसके बाद वो चले गए, वो छोड़ दिया। उसने कहा कि अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसने कहा अच्छा ठीक है कुछ को पैसे दे दो, तो कुछ और को भी पैसे दे दिए गए, राइट। उसको बच्चे को ले गए और बच्चे को सही जगह, सरदार ने कहा कि इनको सही जगह छोड़ के आना, जहाँ जाना है इस बच्चे को वहाँ छोड़ के, ओके फाइन। वो 20-22 साल के बाद वो बच्चा लौटा। जब लौटा तो बड़ा हो गया था 20-22 साल के बाद। तो 20-22 साल के बाद उसके पास जो थे वो 17 जो हैं वो खच्चर थे। खच्चर समझते हैं? गधा और घोड़े के बीच की ब्रीड, राइट। वो 17 उसके पास खच्चर थे, लोडेड विद बुक्स। इतना उसने पढ़ाई करी थी और ये सब तो दुनिया भर का तामझाम। 22 साल के बाद वो फिर अब वापस जा रहा था अपने घर, और उसी जंगल से रूट था, वही एक रूट था, वहाँ से गया तो वो डाकुओं ने फिर पकड़ लिया। अब वो सब नए डाकू थे, वो कोई नहीं, और 22 साल बाद की बात भी है, पहले की। सरदार वही था लेकिन, राइट, ओके। तो वो सरदार के पास, सरदार बूढ़ा हो गया था, सरदार के पास ले गए। सरदार अच्छा सरदार के पास इसलिए ले गए, उन्होंने कहा कि साहब इसके पास तो सिर्फ किताबें और तो कुछ है नहीं इसके पास, इसका क्या करना है? अच्छा, उनका डाकुओं का उसूल होता था कि अगर कुछ नहीं है तो मार देते थे, नहीं है तो जान लेनी है, राइट। तो उन्होंने कहा कि सरदार के पास ले गए, अजीब बात ही है तो कि इसके पास पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है, किताबें हैं खाली।
तो वो ले गए वहाँ पर। उसके बाद सरदार ने कहा कि अच्छा तुम कब गए थे? तो उसने बताया ऐसे ऐसे गया था। तो उसको याद था, बच्चे को वो नहीं याद था, सरदार का शक्ल नहीं इतनी याद थी उसको, लेकिन क्योंकि बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसको वो हादसा याद था। उसने बताया कि मैं वही बच्चा हूँ। उसको लगा शायद यही ऐसे ही होगा कुछ। तो हाँ 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 ऐसा था, ऐसा, अच्छा 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 अच्छा। तो उसने कहा कि अच्छा किताब में से कुछ दिखाओ मुझको, निकालो। तो वो किताब निकाली और उसने, सरदार ने खोली और खोल करके कुछ पूछा। कुछ पढ़ना लिखना आता होगा थोड़ा बहुत उसको। उसने खोल करके पूछा। तो जब उसने पूछा तो बच्चा बोला कि ये तो उस किताब में लिखा है। अच्छा आप तो पढ़ लेते हो तो खुद पढ़ लो। अरे बाबा तैने क्या सीखा? राइट, यानी कि उसको जो है वो किताबें खरीद लाया था, वो उसने अपना यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया था। राइट, सरदार ने सबको छोड़ दिया, उसको कहा कि यहाँ बैठ जा। अब ये जितनी 15-17 खच्चर की किताबें हैं ना, इनको यहाँ पहले ट्रांसफ़र कर, और इन किताबों को मुझे अपने हाथ से जलाना है। राइट, वो 15-17, फिर उसने 7 साल और लगाए। 29 साल के बाद फिर वो घर गया, नहीं तो जान से मार देता वो। उसने कहा जान से मार दूंगा, फ़ायदा क्या हुआ तेरा? मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस स्टोरी को याद रखिएगा हमेशा भाई। आपको फैशिया, आपका टेंडन, आपका लिगामेंट, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मीन्स किताबों में मौजूद है, नेट पे, अब तो नेट पे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। फिर वाई टू कम टू तारिक सर, फिर क्या ज़रूरत है? किताब आपके दिमाग के अंदर नहीं सेट कर पाएगी। ये तारिक मुर्तज़ा अपने अनुभव से कैसे सेट कर देंगे वो वही जाने, लेकिन वो सेट कर देंगे किसी तरीके से। राइट, ये आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं जो कॉपी पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना अभी, ये सब आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये कॉपी किताब आपकी बेकार की हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो दैट इंफॉर्मेशन वॉज एज गुड एज विद तारिक मुर्तज़ा सर। जैसे तारिक सर के पास थी वो ऐसे ही अच्छी थी, काहे को आपने इतनी कष्ट उठाए? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको इसको रिवाइज़ करना होगा, लगातार आपको इसको मीन्स बोलना होगा, कुछ करना होगा, कुछ लिखना होगा, तभी आप इसको अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर पाओगे। और जितना आप यहाँ ट्रांसफ़र कर लोगे, आपके लिए आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स उतने ज़्यादा आसान और बहुत आसान हो जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं कोई? ओके फाइन, राइट। ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। ओके फाइन, एक बार हम लोग ज़रा एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना। नेम ऑफ द टेंडेंस, नेम ऑफ द टेंडेंस, कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो हैं वो मीन्स बोलते नहीं हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है तो वो खामोश रहते हैं। नहीं, खामोश मत रहिए। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपके दिमाग में उतना ज़्यादा उसका प्रिंट बनता जाएगा, और जितनी बार बोलेंगे उतने बार बनेगा, और जितनी बार बनेगा उतनी मजबूत हो जाएगी वो आपकी लर्निंग। तो आप खुद भी बोलिए। राइट, ओके। तो आपने कहा अभी पोजिशनल टेंडेंस और एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस। ओके, ये आपका सवाल आपके काम का नहीं है। नेम द लिगामेंट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन। डबल लेयर ऑफ, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, या तो खाली पेरिटोनियम कहिए उसको, या डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। ओके फाइन। ओके, सेल ऑफ द टेंडन इज कॉल्ड, उन्होंने बोल दिया मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गई बात। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है तो आपको भी उतने ही ज़ोर से बोलना है नहीं? ओके, टीनोसाइट। बिलो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन ध्यान से, बिलो स्टेटमेंट इज, अभी जो मैं पढ़ूंगा, दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। राइट, टेंडन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट, टेंडन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट बाई ट्रांसमिटिंग द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। जो मसल ने कॉन्ट्रैक्शन फोर्स क्रिएट की थी उसको वो ट्रांसमिट करती है टू द बोन्स दे होल्ड।
वो बात समझ में आ गई आपको? सेंटेंस समझ में आ गया ना पूरा, राइट? टेंडन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी मसल्स के द्वारा जो फोर्स जनरेट हुई है उसको बोन्स में ट्रांसमिट करने के लिए। बिलो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सवाल यह है, स्टेटमेंट तो सही है। अरे बाबा स्टेटमेंट तो सही है, सवाल उसने जो पूछा है, देखो हर चीज का अपना एक रिलेशन होता है नहीं? आपको जवाब देना होता है जो सवाल पूछा गया है उसके संबंध में। आपको सवाल पूछा है स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और फिर नीचे उसने कोई स्टेटमेंट लिखा। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, माई नेम इज तारिक मुर्तजा। अब आप इसका क्या आंसर दोगे? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओ मेरा नाम तो तारिक मुर्तजा है। फिर हाँ, लेकिन ऊपर जो लिखा है वो नॉट ट्रू लिखा है। हाँ, वो है नहीं आपका नाम, जो आप नीचे बता रहे हो अपना नाम, वो आपका नाम है नहीं, तो आपको आंसर देना होगा उसका फॉल्स आप दोगे। आपने कहा इसको, ऐसे ही ना? या कुछ कंफ्यूजन हो गया? खूब भेजा हिला देता हूँ मैं, फिजिकल एजुकेशन का हूँ, सिर्फ बॉडी नहीं हिलाता, भेजा भी हिला देता हूँ। फिर से सोच के बताओ। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। टेंडन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग द फोर्स क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल टू द बोन दे होल्ड। फॉल्स? अच्छा, अगर ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अगर हो जाए तो तब ट्रू। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। डिसॉल्विंग बोन टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज dissolving bone tissue is also called as resorption. Very good. Periosteum actively participates in bone growth and repair. True or false? Periosteum actively participates in the bone growth and repair. पेरिस्टियम के बारे में हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि बोन ग्रोथ और रिपेयर को एक्टिवली रोल प्ले करता है। ट्रू और फॉल्स? बहन बेटियां नहीं बोल रही कुछ? फॉल्स क्यों? पेरिस्टियम बस? पेरिस्टियम और कोई काम नहीं करता, सिर्फ जोड़ के रखता है? जोड़ के भी रखता है, नर्व सप्लाई भी करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी सप्लाई करता है। कोई एक ऑर्गन एक काम नहीं करेगा आपका, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। एक ऑर्गन एक काम नहीं करेगा, वो बतेरे काम करता है। भाई इतने सी तो हैं छिटाक भर के आप लोग, छिटाक भर के मीन्स 2-4 फीट के ही तो हैं। अब ये 2-4 फीट को सूरज के अंदर घुसना है, जाना है। भाई ऐसे ही यही तो है ना, इंसान इतना ही तो है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 फीट का होगा कोई जो साइंटिस्ट जाएगा वहाँ, या वो छोटा सा होगा 3.5-4 फीट का, वो जाएगा। मीन्स अब इसको ये सारे काम करने हैं इतने, तो जाहिर सी बात है। अब उसके पास सिर्फ आँख अगर सिर्फ देखने के लिए हो और कान जो है वो सिर्फ सुनने के लिए हो तो फिर उसको और भी बहुत सारे ऑर्गन सभी चाहिए होंगे पूरी बॉडी में, फिर तो लोड बहुत हो जाएगा उसके। तो एक ऑर्गन एक काम नहीं कर रहा है, एक ऑर्गन कई सारे काम कर रहा है, ये अलग बात है, हमें नहीं पता। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है? पेरिस्टियम आपका सिर्फ बोन को जोड़ के नहीं रख रहा, आउटर कवरिंग नहीं है, वो अभी बहुत सारे काम कर रहा है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट काम उसका ग्रोथ और रिपेयर भी है बोन की, ये भी उसी का काम है। ओके फाइन। जॉइंट हाइपरमोबिलिटी मीन्स जॉइंट नॉट मूविंग एट ऑल। ट्रू और फॉल्स?
जी ओके। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी डिवाइड्स बॉडी इनटू डिफरेंट सिस्टम्स। सिस्टमिक एनाटॉमी डिवाइड्स बॉडी इनटू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। अबव टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? फॉल्स? पक्का? सब नहीं बोल रहे, आप बताओ। आपने क्लास नहीं की तो पीछे देखना चाहिए ना, देखा भी नहीं आपने। इतने बहुत सारे लोगों से दोस्ती किसी से नहीं। आप एमपीएड किए तो बीपीएड वालों से दोस्ती नहीं करेंगे आप, ये कान खा जाएंगे आपके एनाटॉमी में। सच बता रहा हूँ मैं आपको, एनाटॉमी में मेरी कोई क्लास नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं आऊँगा आपके पास सेकंड सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में तो हम लोग बम फाड़ने के काबिल बन जाएंगे, है ना भाई, बम बनाने लग जाएंगे। बैठिए। राइट, पेरिस्टियम प्रोवाइड्स रूट फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्व सप्लाई। वेरी गुड। फाइबर्स ऑफ द पेरिस्टियम आर इंटरवोवन विद दोज ऑफ एंड attached to the bones. Very good. Name the immature bone cells. Osteoprogenitor. बेचारी कुछ बोली नहीं, दो आंसर से, और फिर बड़ी ऐसे ऐसे देखो कैसा, इतनी ठंडी सांस भरी है। Okay, number of tendons, excuse me, number of tendons in human body always outnumbered the number of ligaments. Means हमेशा tendons जो हैं वो हमेशा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में tendons जो हैं वो हमेशा ligament से ज़्यादा होते हैं। True? Okay, name the lubricant present in fascia. Okay, how much Hyaluronic is synthesized per day? 1/3 of 50% of body weight। वह सर के बल खड़ा है क्या? Largest organ of the body is? Okay, bone to bone ligament is also called as? आर्टिकुलेशन लिगामेंट। कल ही हम लोगों ने बात करी थी, आर्टिकुलेशन लिगामेंट, प्लेन लिगामेंट नहीं, आर्टिकुलेशन, क्योंकि आर्टिकुलेट कहते हैं मूव करने को, मूवमेंट को, तो आर्टिकुलेशन मूवमेंट है नहीं। क्या, कौन सा क्वेश्चन? आर्टिकुलेशन। बोन टू बोन लिगामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज? यहां तक की स्लाइड्स पूरी शुरू से लेके यहां तक की मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे आपसे शेयर करूंगा। खुल रही है नहीं खुल रही है वो पीपीटी फाइल, वो आपकी, मेरे कान नहीं खाना आके।